औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर की तालबात 7वां चैप्टर आगे हमने कल और परसों एक दिन हमने ग्लास कैलोरीमीटर पढ़ा था और एक दिन हमने बम कैलोरीमीटर पढ़ा था। ग्लास कैलोरीमीटर से हमने कहा था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम करते हैं और बम कैलोरीमीटर से हम हीट ऑफ कंबशन मालूम करते हैं। ये इस हीट को असल में एंथैल्पी भी कहते हैं। जब हीट चेंज 25 डिग्री के टेम्परेचर पर हो और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो तो उस वक़्त उसको एक नाम एंथैल्पी चेंज दिया जाता है। ख़ास तौर पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो तो ऐसी एनर्जी चेंज को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा सवाल उसने ग्लास कैलोरीमीटर का दिया है और एक उसने सवाल जो है आपकी किताब ने बम कैलोरीमीटर का दिया है। ये एग्जांपल नंबर दूसरी है। न्यूट्रलाइजेशन है 100 ml इशारिया 5 मोलर NaOH और 100 ml इशारिया 5 मोलर HCl। ये तेज़ाब भी 100 ml है, असास भी 100 ml है, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 200 ml। तो जहाँ तक देखें मास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टोटल मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर 200 ml। ये रिएक्शन शुरू कहाँ से किया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उससे कितना टेम्परेचर बढ़ा 28.5 हो गया। तो 28.5 आपका T2 है, 25 डिग्री आपका T1 है। तो राइज इन टेम्परेचर क्या हुआ डेल्टा T जिसको कहते हैं 28 नफ़ी 25 3.5। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो ये ऐसी हीट है जो 1 ग्राम पानी का दर्जा हरारत 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए दरकार होती है। एक्चुअली इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, एस से ज़ाहिर करते हैं और ये है 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो देखें स्पेसिफिक हीट एस की वैल्यू दी, टोटल मास 200 ग्राम है, राइज इन टेम्परेचर 3.5 है। अब देखें जो हमारा HCl है वो भी 100 ml है, 0.5 मोलर, और जो हमारा NaOH है वो भी 100 ml है, 0.5 मोलर। असल में जो मोलर सोल्यूशन होता है ये मिकदार के लिहाज से 1 लीटर होता है। इसकी तारीफ़ ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि 1000 ml जब असल में सोल्यूशन है 1000 ml ऑफ HCl कहें NaOH कहें तो वो कितने मोलर है 0.5 मोलर। 1 ml हो 0.5/1000 और अगर वो 100 ml हो तो ज़रब 10 तो ये हो जाएगा 0.05। तो ये है मोलैरिटी। ये आगे देखें उसने लिखा है कि 100 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन कंटेन मोल्स कितने हैं, मोलैरिटी का मतलब है मोल्स 0.05। HCl के भी इतने ही हैं, NaOH की भी इतने ही हैं। तो फार्मूला जो ग्लास कैलोरीमीटर का था वो क्या था, Q = MS डेल्टा T। M की जगह पर देखें क्या वैल्यू पुट की है 200 ग्राम, S की जगह पर क्या पुट किया है 4.2, डेल्टा T कितना था 3.5, जवाब आ गया 2940 जूल। तो सबसे पहले तो इसको किलो जूल बनाएं, 1000 से तकसीम करें तो ये आ गया 2.94। अब इसको नंबर ऑफ मोल से तकसीम करना है एंड में। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मालूम करने के लिए नफ़ी इसलिए कहा कि रिएक्शन उसने कहा है एक्सोथर्मिक है, हीट खारिज हो रही है, इसलिए हमने इसके साथ मनफी का निशान लगाया है। तो नफ़ी 2.94 तकसीम किया 0.05 तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू आ गई 58.5 किलो जूल पर मोल। ये एक
छोटी सी दूसरी मिसाल है इसमें। अब तीसरी मिसाल देखें। 10.16 ग्राम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। उसको जलाया गया इन बम कैलोरीमीटर। टेम्परेचर का इजाफा कितना हुआ? 3.87। ये क्या चीज़ है? डेल्टा टी। कैलकुलेट दी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हीट कैपेसिटी, जिसको हम सी कहते हैं, कल के लेक्चर में कहा था हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो क्या है? सी जो है वो है 86.02। फार्मूला था Q इज इक्वल टू सी ज़रब डेल्टा टी। सी की वैल्यू कितनी है? 86.02। डेल्टा टी कितना है? 3.87। तो ये हीट की वैल्यू कितनी आ गई? 332.89 किलो जाउल। ये जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम 10.16 ग्राम ग्रेफाइट के थे, उसके मोल बनाते हैं। तो मोल कैसे बनते हैं? मास ओवर मोलर मास। मास कितना है? 10.16। मोलर मास कार्बन का कितना है? 12। तो कितना जवाब आ गया? 843। तो ये जो 332.89 किलो जाउल वैल्यू है, ये असल में इसको फिर हम नंबर ऑफ मोल से तकसीम करेंगे तो ये आ गई 395 किलो जाउल पर मोल। और ये हीट चूँकि खारिज होती है इसलिए इसके साथ मनफी का निशान लगा दिया। तो ये दूसरी एग्जांपल है इस चैप्टर की। आगे है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या है? ये है कि जो एंथैल्पी चेंज है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, उसका इन्हसार इब्तदाई और आखिरी हालत पर होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर होता है, रिएक्शन के रास्ते पर नहीं होता। रिएक्शन ने छोटा रास्ता इख्तियार किया, रिएक्शन ने बड़ा रास्ता इख्तियार किया, लेकिन अगर इनिशियल हालत और फाइनल हालत एक है तो एंथैल्पी चेंज सेम होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि ए जो है डायरेक्ट डी बना एक स्टेप में, और यही ए पहले बी बने, फिर बी से सी बने और फिर सी से डी बने। अगर ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H3 है, तो डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा H1 जमा डेल्टा H2 जमा डेल्टा H3। हेसिस के कानून के तहत रिएक्शन ने यहाँ एक स्टेप इख्तियार किया है और यहाँ उसके 3 स्टेप हैं, 1, 2 और 3। लेकिन इब्तदाई और आखिरी हालत दोनों केसेस में एक है, ए और उधर से डी। तो हम देखते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू सेम होगी। इसमें उसने 1-2 एग्जांपल भी दी हैं। ये हेसेस लॉ की कहाँ एप्लीकेशन है? ख़ास तौर पर कहता है कि बाज़ केमिकल रिएक्शन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाली जा सकती, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती। बाज़ केमिकल रिएक्शन नेचर में होते हैं, उनकी वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं निकल सकती। बाज़ रिएक्शन बहुत फास्ट हैं, उनकी वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं निकल सकती। बाज़ रिएक्शन बहुत स्लो हैं, उनकी वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं निकल सकती। बाज़ रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप हैं, उनकी वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं निकल सकती। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ भी हम वैल्यू को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास और रिएक्शन होते हैं जिनको हम जमा, तफरीक, ज़रब, ये जो रियाजी के सिंपल तरीके हैं, उनकी मदद से हम जब देखते हैं तो वही रिएक्शन आ जाता है जिसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल रही थी। हम कल से इसमें जो इस चैप्टर के सवालात हैं उनमें इस बातों को, इन सवालात का ज़िक्र करेंगे कि कैसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती तो इनडायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं।
So there are many chemical reactions for which delta H cannot be measured directly by calorimetric method. The reason is that some chemical reaction like tetrachloromethane cannot be prepared directly. डायरेक्ट नहीं मिल सकता by combining carbon and chlorine. It does not decompose easily. ये आसानी से टूटता भी नहीं into its constituent element. In the same way, boron oxide B2O3, aluminium oxide Al2O3, उसमें भी प्रॉब्लम है for the measurement of enthalpies of their formation. In these reactions, it is difficult to burn these elements completely in oxygen. क्यों कि एक प्रोटेक्टिव लेयर, बचाने वाली लेयर कवर कर लेती है सरफेस को. सिमिलरली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं निकाली जा सकती डायरेक्ट, क्योंकि इसमें साथ CO2 बन जाता है with it. As a result of above problem, the chemist had to look method for obtaining enthalpies of formation indirectly. एक एनर्जी साइकिल है, यही जो बनाया है. एनर्जी साइकिल शोज टू रूट. अच्छा, इससे पहले एक और मिसाल दी है. ये कार्बन और ऑक्सीजन का जलना है. इसमें कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसमें एक सूरत ये है कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बने और फिर सूरत ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बने. अब ये डेल्टा H है, ये डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है. तो डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा H1 जमा डेल्टा H2. तो जैसा कि कहता है कि एनर्जी साइकिल है जिसमें दो रूट हैं फॉर कन्वर्टिंग ग्रेफाइट एंड ऑक्सीजन टू CO2. द अल्टरनेट रूट गिव्स वाया कार्बन मोनोऑक्साइड. एक है कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़रिए. इट वुड सीम रीजनेबल दैट एंथैल्पी चेंज फॉर कन्वर्शन ऑफ ग्रेफाइट टू कार्बन मोनोऑक्साइड is independent of the route taken. If the enthalpy of combustion for graphite to form CO2 and enthalpy of combustion of carbon monoxide to carbon dioxide are known, कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वैल्यू मालूम हो, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वैल्यू मालूम हो, ये दो वैल्यूज़ अगर हमें मालूम हैं तो वी कैन डिटरमिन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. टू क्लियर द आइडिया, जैसा कि देखें कि जब CO2 बना है तो उसकी जो वैल्यू है वो है 393.7 किलो जूल पर मोल. और जब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना है डेल्टा H2, उसकी वैल्यू है 283 किलो जूल. और हमने निकालनी है डेल्टा H1 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू निकालनी है. तो डेल्टा H बराबर है डेल्टा H1 जमा डेल्टा H2, या डेल्टा H1 बराबर होगा डेल्टा H नफ़ी डेल्टा H2. तो 393 नफ़ी 283, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और जवाब आ जाएगा 110 किलो जूल पर मोल. सो एंथैल्पी चेंज for formation of carbon monoxide is 110 kilojoule per mole. If a chemical change take place by several routes, the overall enthalpy change is the same regardless of the route by which chemical change occur. शर्त ये है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स आर द सेम. जैसा कि हम देखते हैं कि A से D डायरेक्टली बना, लेकिन एक सूरत ये है कि A से B बने, B से C बने, वो डेल्टा H है, वो डेल्टा H1 डेल्टा H2 जमा डेल्टा H3. तो मैथमेटिकली डेल्टा H ऑफ द साइकिल इज़ द ज़ीरो. ये इसकी असल में मैथमेटिकल फॉर्म भी है दिखाने की हैसियत लॉ को. इट मीन दैट इफ़ वन गोज़ फ्राम A टू D डायरेक्टली, एंड दूसरी सूरत ये है कि A से B बनाए, B से C बनाए, C से D बनाए, तो दोनों केसेस में डेल्टा H वैल्यू ज़ीरो होगी. एक
नीचे एग्जाम्पल दी है। कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है और पानी बनाता है। इसकी देखें वैल्यू है 99.08 किलो जूल। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है। अब यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकता है कि पहले NaOH कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर NaHCO3 बनाए। इसकी वैल्यू देखे हैं 48.06 किलो जूल। फिर ये NaHCO3 NaOH से मिलकर बना दें Na2CO3 वाटर और इसकी वैल्यू है नफ़ी 41.02। तो हम देखते हैं कि डेल्टा H बराबर है डेल्टा H1 जमा डेल्टा H2, यानी नफ़ी 99.08 बराबर है नफ़ी 48.06 नफ़ी 41.02। तो दोनों केसेस में जवाब 99.08 आएगा, चाहे वो एक स्टेप में हुआ और चाहे वो ज़्यादा स्टेप में हुआ। थोड़ा सा ऐसे 11वां चैप्टर जो है उसमें एक्चुअली तो फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक आध फैक्टर को, छोटे से फैक्टर को देखते हैं। वो फैक्टर जो रिएक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं, उनमें सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है कि बाज़ जो रिएक्टेंट हैं उनके साथ रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी और बाद रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन की रफ्तार कम होगी। तो केमिकल रिएक्टिविटी इज़ कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसा कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो पानी से बहुत तेज़ी से अमल करते हैं, स्विफ्टली, तेज़ी से। देन दोज ऑफ सेकेंड ए हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट एज। इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन अमल, अमले तादील जिनको कहते हैं, तेज़ाब और असास का मिलना। डबल डीकम्पोजिशन, जिनमें एक रिएक्टेंट का पार्टनर दूसरे रिएक्टेंट के पार्टनर से बदल जाए, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन। ये रिएक्शन भी बड़े फास्ट हैं एज़ कंपेयर टू दोज रिएक्शन इन विच बॉन्ड्स आर रीअरेंज्ड। इसी तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी जिनमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, वो भी इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर स्लोअर देन आयनिक रिएक्शन। तो इससे ज़्यादा फिर आपके लिए शायद ज़्यादा ना हो जाए, बस यहीं आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और फिर कल जो है इसको आगे चलाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।